सरकार का फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पे है ही नहीं। ऐसा है कि भाजपा ये संघ के सपने पूरे नहीं कर पा रही क्या? हाँ, ये मान सकते हो आप। अब लग रहा है कि हम चले गए हैं, अब ऐसा लग रहा है जो उस काम का शैली है, कल्चर एक जैसा हो गया बिल्कुल। जी। दीनदयाल जी बोलते थे यदि हाईकमान ने गलत टिकट दिया किसी आदमी को, उसको हरा दो आप, तो हाईकमान अगली बार गलती नहीं करे। यदि पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, इन दोनों ही राजनीतिक संगठनों के जन्मदाता हैं आरएसएस। और अब आरएसएस की क्या स्थिति है, खासतौर पर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ से आरएसएस ने अपना बड़ा प्रचार शुरू किया था और पूरे देश में फैला आरएसएस। और आज यदि केंद्र या किसी प्रदेश में सरकार भाजपा की है तो निश्चित रूप से उसके पीछे बड़ा हाथ आरएसएस का है। यानी ये कहा जाए कि भाजपा की मेरुदंड है तो वो है आरएसएस। इस वक्त ये हालात बन गए हैं कि आरएसएस के लोग ही बीजेपी से पल्ला झाड़ रहे हैं और नई पार्टी का निर्माण करते जा रहे हैं। जनहित पार्टी का निर्माण किया गया है और कई सारे उम्मीदवार जनहित पार्टी ने मध्य प्रदेश में उतारे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष बरोड़, जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या कारण रहा कि आप आरएसएस को दरगुजर कर कर भाजपा के खिलाफ मैदान में खड़े हो गए। स्वागत है आपका मृदुभाषी में डॉक्टर साहब। एक आरएसएस कार्यकर्ता जो होता है वो बहुत सहनशील होता है और बहुत मजबूत होता है इरादों का। उसे वो जो संकल्प लेता है, उसके संकल्प ऐसे होते हैं कि जब उसे मिशन पे पहुंचना होता है तो वो मिशन को पा कर रहता है। एक बड़ा उदाहरण है इस देश में 2 से 300 पार, यानी कि जब किसी ज़माने में भाजपा की मात्र 2 सीटें हुआ करती थी पूरे देश में, आज ये केंद्र में सरकार बनाकर बैठी है और 9.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आरएसएस के जो आपके इतने पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप 50-50 साल से जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, छोड़कर नई पार्टी का निर्माण कर लेते हैं और जनहित पार्टी बनाकर भाजपा के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं। क्या कारण है? मेरी बात तो मैं संघ प्रचारक हूँ, मैं कार्यकर्ता समझता हूँ। प्रचारक मतलब शादी नहीं करता है, मेरे शादी है, बच्चा है, मैं कार्यकर्ता हूँ। जी, सही बोल रहे हैं आप कि संघ ही उसकी मेरुदंड है बीजेपी का। और बीजेपी की स्थापना के पीछे मतलब जनसंघ का अगला वर्षन बीजेपी है। जी, और मैंने वहीं से शुरू किया था, जनसंघ से शुरुआत। तो बीजेपी की इंदौर शहर में उसकी जो नींव के पत्थर कह सकते हैं कुछ लोगों को, जी हाँ, उसमें हम ही लोग हैं। 80 दशक कार्यकर्ता, हम 80 से 90 के कार्यकर्ता जो हैं। 90 से बीजेपी का आगमन शुरू हुआ। जी हाँ, बीजेपी जमीन बनना शुरू हुई और बीजेपी 95 बात तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। इंदौर में तो 8 सीट लगातार बीजेपी कर रही है। मैं तो संघ में 85 से आ गया था। जी हाँ, 40 साल होने वाले हैं। जी हाँ, अब 70 में आई बीजेपी, 90-92 में रही, जी हाँ, फिर बीच में ये अब 3 से लगातार है। जी, तो देखने में ये आ रहा है कि हमारा जो संघ के कार्यकर्ताओं का जो एक सपना था कि भाई हम तो लगे ही हैं, बस राजनीतिक मोर्चा भी एक परिवर्तन का बड़ा हिस्सा है समाज में, उसकी बड़ी भूमिका रहती है। वो बड़ा एनजीओ है वास्तव में, पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता एक बड़ा एनजीओ है, जी, बड़ा प्लेटफॉर्म है बदलाव करने का। तो हमारी को लगा था कि बीजेपी आएगी तो हमारे सपने जो समाज को, कोई भूखा नहीं हो, गरीब नहीं हो, शिक्षित नहीं हो, गरीब नहीं हो, सब में दीनदयाल उपाध्याय जी का ये माना बात वो पूरा हो जाए। लेकिन 3 से हम जो आगे बढ़ते गए, 3, 8, 13, 18, आज 23। जी हाँ, तो वो लगने लगा कि अब हमको मतलब निराशा शुरू हुई। अब लग रहा है कि हम चले गए हैं, अब ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था, मैं एक न्यूज़ थी कल अखबार में कि इंदौर शहर में संजीवनी क्लिनिक 85 वार्डों में से 40 बन चुके हैं। जी हाँ, और अधिकांश में डॉक्टर नहीं है। तो आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सेवाएं दे सकते हैं ना। हाँ। संघ का तो काम ही है, क्योंकि संघ को जो जैसा हमने देखा है कि डोर टू डोर जाना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, दुखियारों की मदद करना और समाज में उत्थान लाना, ये उद्देश्य संघ का है। आज इस शहर में यदि ये हाल है कि 85 वार्ड में से 40 वार्ड डिस्पेंसरी, उसमें से भी अधिकांश डिस्पेंसरी खाली पड़ जाए, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो बाकी गाँव में उस कस्बों में क्या स्थिति होगी, समझ सकते हैं आप। मुख्य वजह क्या है इसकी? सरकार का फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पे है ही नहीं। ये मुझे बड़ी पीड़ा पर है, पैसा कमाने पर है। पैसा कमाने पे कह सकते हो आप, या रेवड़ी बांटने में कह सकते हो आप,
आज हम संपर्क कर सकते, सोनवा कॉलोनी में थे, आज सोनवा कॉलोनी एक माता जी मिल गई, बोले भैया वीडियो बनाया उसका हमने कि लाडली बहना क्यों दी हमको आपने, हमको तो हमारे बच्चे पलटे के फालतू घूम रहे हैं, काम नहीं उनके पास में है, बुजुर्ग लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, पेंशन थोड़ी बढ़ जाती है वो, और लोगों को कम मिल जाता, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लेते, अच्छा स्कूल होता, अच्छा दवाखाने होते। नहीं, यही सारे सिद्धांत तो संघ के थे। हाँ। तो शायद ये आपको ऐसा लगता है कि भाजपा ये संघ के सपने पूरे नहीं कर पा रही क्या? हाँ, ये मान सकते हो आप, ये मान सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास देश की यदि दो चीज़ मेन होती है, यदि आदमी उसका शिक्षित है और स्वस्थ है तो देश के लिए वो आबादी उसकी असेट है, संपत्ति है। यदि आबादी अशिक्षित है और वो बीमार है तो उसके लिए वो बोझ है, लाइबिलिटी है। तो हमने इन दोनों मुद्दे पे को छोड़ दिया राम भरोसे। अब आप संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप जैसे ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिनकी वजह से बीजेपी आज सरकार में है, आपके हट जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? यानी आप जैसे कार्यकर्ता जब मैदान में नहीं जाएंगे और बीजेपी को वोट डालने की अपील नहीं करेंगे तो बीजेपी के प्रत्याशियों को कितना नुकसान होगा? हम सिर्फ इंदौर जिले की बात करें इस आकलन तो वोटिंग के बाद ही पता पड़ेगा। इतना जरूर है कि हम जब संपर्क में निकलते हैं तो कई कार्यकर्ता मिलते हैं, भाई साहब आपने हिम्मत कर ली, अच्छा किया आपने, एक नया विकल्प आपने तैयार कर दिया। मेरा सत्ता में आने का ख्वाब नहीं है, लेकिन मेरा ख्वाब ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको थोड़ा सा हम प्रेशर डाल के थोड़ा ट्रैक पर ले आते जरा। आज दोनों पार्टियाँ चर्चा हुई थी अपनी, जी दोनों पार्टियों का जो काम का शैली है, कल्चर एक जैसा हो गया, बिल्कुल कोई अंतर नहीं बचा। पहले बीजेपी को अलग माना जाता है क्योंकि उस पे संघ की छत्र छाया कर रहा था, कुछ मॉरल थे, कुछ अपनी नैतिकता के मानदंड थे। हम याद है कि नगर निगम चुनाव में रमेश गागरे जी ने निर्दलीय फॉर्म भरा और वो जीत गए थे, और एक वोट कम था, इसलिए कांग्रेस की परिषद बन गई थी, लेकिन वो तैयार थे आने के लिए गागरे जी। पर हम लोगों ने बोला, संघ ने बोला, ताई ने बोला कि नहीं, एक बुरी शुरुआत हुई बोले ये हम पार्सल बाहर बैठेंगे। नहीं, अब तो पूरे देश में ये कल्चर आ गया, सारी सरकारें गिराई जा रही हैं कि सिर्फ देखो ना आप क्या हो गया, मतलब वो कहाँ चलेगी वो बात हमारी। तो वो हमारे अंदर मॉरल था, हमारा दबाव भी था हमारा था कि ये नहीं होने देंगे, हम कम रहेंगे पर कमजोर नहीं रहेंगे हम। तो आज जनहित पार्टी एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा, उस प्रेशर ग्रुप के कारण से। तो इसको ये नहीं कहा जाए बारूद जी के ना आरएसएस में दो फड़े हो गए, एक इस विचारधारा का है जो वाकई पुराने सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, और एक धड़ा ऐसा है जो पार्टी पॉलिटिक्स के साथ चलना चाहता है, सरकारें बनाना, गिराना, कमाना, इस पर केंद्रित है उसका ध्यान। संघ का सीधा काम तो कुछ ही नहीं है इसमें। संघ राजनीति में उसका दखल हो सकता है पर सीधी राजनीति में उसका कोई रोल नहीं है। पर संघ की इच्छा रहती है कि हमारी बीजेपी अच्छा काम नहीं, सुभाष जी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो संघ से ही आते हैं। हाँ, अभी हम हाल ही की बात करें, अधिकांश तो वही हैं। हाँ, यानी जितने भी पदाधिकारी होते हैं संगठन में अभी आते हैं तो वो भी संघ से ही भेजे जाते हैं। तो फिर अब वो ये तो अब हमारे सबके लिए बड़ा मंथन का विषय बन गया। हमारे कारण से संघ के स्वयंसेवकों में, कार्यकर्ताओं में, नए लोगों में एक द्वंद्व पैदा हो रहा है कि कौन सही कौन गलत, हम कहाँ जाएं। कुछ साल स्थिति रहने वाली, कुछ साल बाद स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि हमारे कारण से यदि हम ईश्वर की चाहेगा और हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ हमारे में है, हमें भरोसा है कि हम एक अच्छी टीम खड़ी करेंगे, अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, और राजनीति में जो आज जो पैसा, बड़ा भारी खर्चा, बहुत दिखावा जो हो गया है, इसको हम चाहेंगे कि धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाए। इसमें बहुत ताकत लगने वाली है, बहुत लोग लगने वाले हैं, पर इतना अच्छा है। संघ को तो कार्यकर्ताओं की जरूरत है नहीं, क्योंकि संघ के पास जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के कार्यकर्ता कहलाते हैं। अब यदि आप संघ से अलग हटकर काम कर रहे हैं या एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर वो संघ कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से आपके सिद्धांतों को देखते हुए आप ही की तरफ आएगा, बीजेपी खाली हो जाएगी। संघ कार्यकर्ता का एक कैडर अभी भी अच्छा बना हुआ, जो अपने काम करते हैं, वो बीजेपी से केवल बहुत कम नाता रखते हैं। बीजेपी का अपना एक अलग कैडर है, फिर भी एक दोनों में एक सामंजस्य, तालमेल है। हमारे कारण से क्या होगा कि एक जो निराश कार्यकर्ता है, जो हताश है, सपना उसका लगता था कि मुझे दीनदयाल जी का जो एकात्मानावाद पूरा करना था, नहीं कर रही, तो वो आदमी हमसे आकर्षित हो जाएगा। तो समाज में आज भी इतने अच्छे लोग हैं कि रोक लेते हैं हमको, भाई साहब अब वही संघ वाले कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है क्या ये? जी हाँ वही है, तो मुझे आप कुछ पर्चे दो, मुझे बैनर दे दो आप,
मतलब मेरे मुँह में लगा लूंगा मैं, जी। ये हर दिन एक आदमी से मिलता है जी। हमको, जो खुद हमको देकर हमको रोक लेता है या रुक जाता है, हम्म। हमसे बैनर ले जाता है, पर्चे ले जाता है कि हमें हमारे मोहल्ले में हमें कुछ अच्छा करना है। तो ये एक अच्छी आपकी शुरुआत इस पार्टी से कितना नुकसान होने वाला है बीजेपी को? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आप जहां भी जाते हैं वहां पर संघ कार्यकर्ता मिलकर आपके पार्टी के प्रचार प्रसार की बात करता है, तो ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है? इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखिए अब ये तो इसके लिए तो भी 2018 में तो हम थे नहीं कहीं, हम तो सब साथ थे। 2018 में तो कोई अलग पार्टी थी नहीं, जी हाँ। अब पार्टी बनी है। तो अब क्या होगा कि आप देखो गए साल भी इस 5 विधानसभा में जो विधायक की जीत थी वो 1100 वोट जीती केवल। जी हाँ। नोटा थे 2900 वोट, जी हाँ। नोटा थे 2900 वोट, जी हाँ। वोट मिली 1100, कितने नोटा पड़े मतलब? हाँ, महेंद्र आटिया मात्र 1100 वोटों तो से नोटा जीते थे। तो क्यों पड़े भाई? कहीं ना वो कहीं लोग मुखालिफत थी निराश आपकी, कहीं ना कहीं विरोध था थे, आपका। निराशा थी लोगों में। जी हाँ। विरोध का निराशा कहीं कुछ भी नहीं उसका बना, और विरोध तो था, पर फिर भी अब ऊपर वाला की जो व्यवस्था वो पार्टी से- जनहित पार्टी की शुरुआत है, आरएसएस के लोग इसको चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर आपने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कहाँ कहाँ कितने कितने मत ला सकते हैं? आपने इंदौर में कितनी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे? 5 नंबर से तो जैसे आप ही खुद। हमारे पास अभी 17 विधानसभा उतारे हम लोगों ने। जी हाँ। उसमें सतना से एक संघ के कार्यकर्ता हैं, वो दावेदार हैं, रीवा से एक कार्यकर्ता हैं, ग्वालियर से हमारे मनीष जी काले प्रचारक वो खुद जी हाँ। दक्षिण ग्वालियर से दावेदार हैं, गोविंदपुरा से हमारे प्रचारक विशाल जी बिंदल जी। वो वहाँ खड़े हुए हैं। विधानसभा 1 से अभी जैन हमारे जो प्रचारक जी हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन विधानसभा 1 की बात करें तो वहाँ तो बहुत बड़ा चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वो हैं, और संजय शुक्ला सामने है। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को नुकसान नहीं होगा यदि आरएसएस कार्यकर्ता वहाँ से मैदान में होंगे तो? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हम संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो पुराने प्रचारक हैं। एक्टिव संघ में हमारी अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, संघ की जिम्मेदारी हम पे किसी में नहीं है। तो संघ के वो लोग जिन्हें लगता है, जिन्हें स्वयं कार्यकर्ता जिन्हें लगता है कि नहीं ये एक ज़रूरत है, अब भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा फैला हो गया है, उस कारण से उसमें थोड़ी सी जो भी समय ट्रैक दिखावटी जो ट्रैक छोड़ दिया उसने, तो अब उन लोगों को लगता है कि इस पार्टी के कारण से हम कुछ बदलाव कर पाएंगे, और वो हमसे बराबर संपर्क में हैं, मिलते हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। बीजेपी कुछ कार्यकर्ता भी जो हमारे नए पुराने मित्र हैं, साथ काम किया है, उन्होंने भी पार्टी को बोला भाई कि इस बार क्या अब हम शायद बीजेपी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, हमें मुश्किल पड़ रही है। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, और समाज में नए लोग भी हैं जो आ रहे हैं। आप क्या इससे नाराज हैं या इससे रुष्ट हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, और कांग्रेस की जो रीति नीति थी वो उसको बीजेपी ने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है? कांग्रेस मुक्त भारत एक नारा था हमारा, बीजेपी का नारा था। कांग्रेस युक्त बीजेपी नारा नहीं था हमारा, कांग्रेस युक्त हमारे लोगों का नारा था वो, हमारे लोगों का नारा था। जी हाँ। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस युक्त भारत नहीं था जी। कांग्रेस का भी जमाने में जी हाँ। बहुत देश सब कुछ उसी का जी हाँ। आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस चलाया। जी हाँ। गरम दल, नरम दल, अम्बेडकर सभी थे उसमें, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जी। सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो अम्बेडकर भी थे, डॉक्टर मुखर्जी जैसे लोग भी थे। पर अब वो कांग्रेस का चेहरा बदलता गया, और आज कांग्रेस यहाँ पहुँच गई। आज जी हाँ। राजीव गांधी टाइम 4 सीटें थी, आज जी हाँ। 54 सीटें नहीं आज। जी हाँ। तो कांग्रेस के साथ तो बड़ी दिक्कत होगी बड़ी। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है कि देश की जो मुख्य धारा है उसमें पता नहीं क्या दिक्कत उसको जुड़ना चाहती नहीं, नहीं मेरा है। प्रश्न आपसे ये था कि कांग्रेसियों के भाजपा में आने की वजह से संघ कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं, और संघ ने अपनी एक नई पार्टी बना ली है, जनहित पार्टी। संघ नहीं बनी, संघ का नाम संघ नहीं बनी, संघ कार्यकर्ता ने बनाई है। संघ कार्यकर्ताओं पुराने ने कार्यकर्ता। बनाई। जी हाँ, यहाँ सुधार कर लेता हूँ, संघ कार्यकर्ताओं ने। क्योंकि हमको वो निराशा सपना थी जब कांग्रेस का धड़ा टूट के जो आया। जी। मुझे खुद लगता था कि कांग्रेस इस साल बीजेपी जीते में मार्जिन जीतेगी 18 में, जी हाँ। पर वो हार गई। तो अलग अलग अच्छा हो, चलो 5 साल कम से कम थोड़ा सत्ते बाहर थोड़ा सा सिस्टम सुधर जाएगा, पर वापस आरएसएस का कार्यकर्ता ही सबसे बेहतर परिणाम बता सकता है, उसी को मालूम होता है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, क्योंकि प्रचारक हर घर में एंट्री रखता है और उसे मालूम होता है कि मतदाता का मन क्या है। आपको क्या लगता है अब की बार क्या मन बदल गया है? बीजेपी को लोग छोड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ आना चाह रहे हैं? क्योंकि जनहित पार्टी तो अभी नहीं है, आपके साथ तो लोग आएंगे ही जो आपकी विचारधारा के हैं, लेकिन क्या इसका फ़ायदा सीधे कांग्रेस को मिलता नज़र आ रहा है? मैं इतनी बात करना आपसे, अच्छी पार्टी बुरा आदमी एक कल कॉम्पिटिशन, बुरा
बुरी पार्टी अच्छा आदमी भी बुरा कॉम्बिनेशन है, अच्छी पार्टी अच्छा आदमी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जी दीनदयाल जी बोलते थे कि यदि हाईकमान ने गलत टिकट दिया किसी आदमी को, उसको हरा दो आप, तो हाईकमान अगली बार गलती नहीं करे। ये दीनदयाल जी का उन डायरी में एक वाक्य है लिखा हुआ है, जी। पहले नंबर भी उसका कोट किया लोगों ने। जी तो दीनदयाल जी बोलते थे बात कि भैया गलत आदमी को मत चुनाव। मुझे अच्छे से याद है, टाइम हो तो पता जी 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 1967-68 की बात होगी। जनसंघ के 11 विधायक थे राजस्थान में, शेखावत जी उसमें थे, जो जी हाँ। मैंने बाद में शेखावत थे। तो 11 विधायकों के एक प्रस्ताव आया, जी। प्रस्ताव आया जी हाँ। विधानसभा में कि जमींदारी प्रथा खत्म होना चाहिए। दीनदयाल जी उस टाइम जनसंघ के सब कुछ थे और अच्छे प्रस्ताव भी थे, भाई हम सब वोट करेंगे इसके लिए, ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। जी दुर्भाग्य से जनसंघ के 11-10 विधायकों ने उसके विरोध में मत दे दिया कि जमींदारी प्रथा खत्म नहीं होना चाहिए। प्रश्न बड़ा खराब गया पार्टी में। जी हाँ। जनरल बोले कि हमारे 11 विधायक 10 विधायक तो शेखावत जी ने बोला कि नहीं, कांग्रेस ठीक प्रस्ताव है, उन्होंने पक्ष में दिया वोट, लेकिन फिर 10 विधायकों ने पार्टी विटो विरोध कर दिया। सब बैठे, राजस्थान में 11 विधायक पहली बार आए, भाई हमारी जड़ें मजबूत हो रही है, क्या करें अब। जी क्या कल्पना कर सकते हो आप क्या किया उन लोगों ने? जी हाँ। 10 विधायक पार्टी ने बाहर निकाल दिया। मतलब ये संघ की ये ताकत रही है, दीनदयाल जी मतलब जनसंघ ताकत थी, मतलब संघ की यही ताकत रही है कि हम 10 विधायक छोड़ देंगे, अपने सिद्धांतों को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। छोड़ा। इसीलिए शायद आपने भाजपा का दामन छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी का गागरे के टाइम ये हुआ, गागरे तक चला ना मामला, जी, संसद तो गागरे तक चला, वो तो जी जी गागरे जी को भी अपन ने नहीं लिया। जी हाँ। तो उस टाइम ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है, ये आरएसएस कितना कारगर है अभी भी आपके अलग हट जाने से, यानी राजनीति में आने के बाद आरएसएस का पैटर्न इस बार भी वैसे ही रहेगा? क्योंकि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है। मैं भी कई सालों से कवर करते आ रहा हूँ चुनाव, मैं देखता आया हूँ कि 10 दिन पहले से आरएसएस कार्यकर्ता जो सक्रिय होते थे उनकी सक्रियता नज़र नहीं आ रही। देखिए, संघ का ये उनका अपना इंटरनल मामला है, कितना किसको सहयोग करते हैं वो। क्योंकि आज का जो मतदाता है वो इतना समझदार हो गया कि वो देखता है, पार्टी देखता है, आदमी दोनों देखता है। पार्टी अच्छी, आदमी अच्छा हो। यदि पार्टी अच्छी, आदमी अच्छा नहीं है तो वो देखता है चेहरा दिया अच्छा नहीं तो वो उस आदमी को वो वोट नहीं देगा। ये हम देख चुके हैं, सुरेश सेठ वर्सेस उसने बड़े देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, सबको याद अच्छे से याद है। तो इस शहर का आपका इशारा किधर है विधानसभा 1 को लेकर? वो मैं आज की स्थिति बदल गई बहुत, तब अलग स्थिति थी उस टाइम। जी सुरेश सेठ एक बड़े जी बिंदास और खुले मन के आदमी थे, उनसे मित्रता, हमारी मित्रता बाद में हो गई थी उनसे बाद में आखिरी टाइम में। तो एक बीजेपी के बहुत लोग चाहने वाले दिल से हैं, लेकिन जब उसके चेहरे, जब उसके चाल ढाल, उसके प्रत्याशियों के वही रिपीटेशन, वही चेहरे, वही तरीका, तो फिर वो आदमी क्या करूँ मैं, अब कहाँ जाऊँ मैं। इसलिए आपने भी मन बनाया कि छोड़ दिया था? और हमने तो इसलिए मन बनाया था कि 2008 से लेकर 2023 तक 15 वर्षों में संघ दायित्व में मुक्त हो गया था। 15 वर्षों हमने बहुत सारे आंदोलन किए, हमने व्यापक घोटाले को से लेके तो उसको हम उजागर किया हम लोगों ने। हमने ओंकारेश्वर परियोजना को बोला कि इस मूर्ति को आप कहीं को लगा दो, ये पवित्र पर्वत है, ये ओंकार पर्वत है, छोड़ दो उसको आप। 1 लाख साइन करा के दिए हमने लोगों को कि इसको छोड़ दो, पर्वत के मोटक का खेड़ कहीं लगा दो, खेड़ी लगा दो, ताकि लोग पर्यटक आएंगे, देखेंगे और अंदर जाएंगे। वो तो थोड़ा शहर है, कस्बा है ओंकारेश्वर, ध्यान रखता है हमेशा। सब बात नहीं मानी हमारी, उन्होंने पूरा पहाड़ काट कर उन्होंने बराबर कर दिया। हेलीपैड, पार्किंग, म्यूजियम, बड़ी मूर्ति, जो चीज़, जो ओंकार पर्वत, ज्योतिर्लिंग लाखों वर्ष से मौजूद था वो नदी के बीच में, शायद 1000 साल बाद तो शायद वो खत्म हो जाएगा। ये कौन सा हमारा बीजेपी का हिंदुत्व कहते हैं, इसको सनातन कहते हैं, कौन सा हिंदुत्व हमारा है? तो हमें बहुत पीड़ा हुई कि हमारी अच्छी बात को तो मान लो भाई, हम दुश्मन नहीं, हम आपके नहीं हैं, अच्छी बात तो मान लो हमारी। आप हमें व्यापम भाई, व्यापम में इतने लोगों को आपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, जांच कराओ। लकीली होता है SIT, हाईकोर्ट ने उसके लिए SIT बैठा दी और वो मांग मंजूर हो गई, कुछ उसके फैसले अभी भी आ रहे हैं। तो हमारी जो डिनाइन मांगे हैं, एक बोरोडियन ट्राइब थी मिजोरम में, जी हाँ, थोड़ा वो हिंदुत्व के पास थी, मिजोरम वालों को भगा दिया उनको। 22 साल से बेचारे विस्थापित थे वो, इस देश में स्थापित पड़े बेचारे वो 22 साल से। जी विभिन्न मांगे। जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमारे से डॉक्टर सुभाष बारोड़े जी हमसे बात कर रहे थे। सुभाष बारोड़े जी जो संघ से जुड़े रहे हैं, अब जनहित पार्टी का निर्माण कर लिया गया और उसके उम्मीदवार प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों से उम्मीदवारी जता रहे हैं। जो सिद्धांत थे, जिस तरह से संघ काम करता था, संघ की जो सोच थी, उस सोच से बीजेपी अलग हट गई है, जिसका नुकसान अब इस बार चुनाव में होता नज़र आ रहा है, ऐसा डॉक्टर सुभाष बारोड़े जी का कहना है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनहित पार्टी के
मैदान में उतर जाने के बाद बीजेपी को कितना नुकसान होता है और इसका फ़ायदा कांग्रेस कितना उठा पाती है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।